Hello students, welcome to lecture 10 of chapter 1, that is Cell the Unit of Life. My name is Dr. Shubham Kaushik and I am Senior Biology Faculty at PP Savani Center for Excellence. So, till now we have studied these organelles. Last lecture में हम लोग न्यूक्लियस स्टडी कर रहे थे और उसके हम लोगों ने 3 पार्ट जो है पढ़ लिए थे. लास्ट पार्ट उसका बचा हुआ था, दैट इज न्यूक्लियोलस. ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. बाहर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप है. अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप में भी 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जो है 10 to 15 नैनोमीटर का जगह था. ये जो दिख रहा है हमको, जो है स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज क्रोमेटिन, जो कि डीएनए है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स. और ये बीच में जो सेंटर है, दैट इज न्यूक्लियोलस. ठीक है, और जो फ्लूइड जो है, ये जो पूरा फ्लूइड जो इसमें भरा होगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, न्यूक्लियर जो पोर्स है जिसके थ्रू जो है इंफॉर्मेशन बाहर जाएगी, एमआरएनए बाहर जाएगा. और ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एमआरएनए बाहर निकलने के बाद तुरंत जो है वो ईआर पे जो अटैच, ये जो दिख रहा है आपको, दीज आर राइबोसोम्स. रेड रेड जो डॉट्स है, दीज आर राइबोसोम्स. तो ईआर के ऊपर जो बैठा हुआ राइबोसोम है, वो जो है हमारा इस एमआरएनए को पढ़ेगा. ठीक है, और उसमें से प्रोटीन बनाएगा. अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में. ठीक है, तो वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, स्फेरिकल बॉडीज. इट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही है, कुछ अलग से इसका कोई अलग से चैम्बर नहीं है. इट इज ए साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. ठीक है, तो आरएनए जो है वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली सेल में, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. ठीक है, एमआरएनए का काम क्या है? इंफॉर्मेशन ले जाना न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में. ठीक है, न्यूक्लियस से राइबोसोम में, तो जो कि राइबोसोम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, वो हो गया एमआरएनए. एम का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए. ठीक है, दूसरा होता है आरआरएनए. आरआरएनए जो है वो राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है. हमने राइबोसोम वाले में पढ़ा था. ठीक है, तो आरआरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए जो है, वो न्यूक्लियोलस से बन के जाता है. ठीक है, तो ये जो राइबोसोम दिख रहा है, इसके स्ट्रक्चर में आरआरएनए है. ठीक है, वो कहाँ से बन के गया है? वो यहाँ न्यूक्लियोलस से बन के गया. तो न्यूक्लियोलस एक फैक्ट्री है जहां पर आरआरएनए के पार्ट्स बनाए जाते हैं. ठीक है, आगे चले. तो ये स्फेरिकल होगा, मेम्ब्रेनलेस होगा, ये हमने डिस्कवर कर लिया. ठीक है, एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. Nucleolus usually attached to chromatin और क्रोमोसोम at specific site called nucleolar organization region. ठीक है, तो न्यूक्लियोलस सेल के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, ये जब जहां पर जुड़ता है क्रोमेटिन से, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन का जहां पे कांटेक्ट होता है, उसको बोलते हैं नॉर, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस in a nucleus is 1. Onion cell has 4. In oocytes of amphibian has 2000 nucleoli. Human cell has 5 nucleoli. ठीक है, तो मोस्टली ये एक ही होगा सेल में, बट ऑनियन सेल में 4 होते हैं एक सेल में. एम्फीबियन के oocyte में, एग सेल में भी 2000 न्यूक्लियोलस होते हैं. और ह्यूमन सेल में 5 जो है वो न्यूक्लियोलस होते हैं एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स ड्यूरिंग प्रोफेज. तो सेल साइकिल में जब सेल डिवीजन होता है तो प्रोफेज में वो गायब हो जाता है और टीलोफेज में वापस आ जाता है. ठीक है, ये हम लोग सेल साइकिल जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है. ठीक है, न्यूक्लियोलस का अगर केमिस्ट्री देखें, उसका कंपोजिशन देखें, 85% क्या है? प्रोटीन है, आरएनए 10% और डीएनए 5%. ठीक है, तो ये याद रखना है. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस. ठीक है, और इसका केमिस्ट्री. ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें न्यूक्लियोलस में याद रखने हैं. ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन, हो गया यहाँ पर राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ सेल. राइबोसोम के जो पार्ट्स है वो यहाँ से बन के जाते हैं. लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, अब कोई सेल है जो ज्यादा प्रोटीन बनाता है. ज्यादा प्रोटीन किससे बनेगी? राइबोसोम से. जो मशीन है वो राइबोसोम है. ठीक है, जो प्रोटीन बनाता है, तो ज्यादा प्रोटीन बनानी है तो ज्यादा मशीन चाहिए. मशीन कहाँ से बन के आती है? न्यूक्लियोलस से. तो जिस सेल में ज्यादा प्रोटीन बननी है वहां पे ज्यादा मशीन चाहिए. ज्यादा मशीन चाहिए तो ज्यादा फैक्ट्री चाहिए.
तो जिस सेल में प्रोटीन ज्यादा बनती है वहां पर न्यूक्लियोलस ज्यादा होंगे, ठीक है। जहां पे प्रोटीन कम बनती है वहां पर न्यूक्लियोलस कम हो, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री ज्यादा होंगी। At some places, heterochromatin forms thick and dense granules which are known as chromosomes or chromatocenter. कहीं कहीं पर जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो न्यूक्लियोलस जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, बट उसे हम बोलते हैं फॉल्स न्यूक्लियोलाई या फॉल्स न्यूक्लियोलस, ठीक है। समझ गए? तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस खत्म। न्यूक्लियस में 4 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए। अब जो है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन वो कैरी करता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनिज्म की, वो सारी की सारी जो है हमारी किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, ठीक है। स्पर्म सेल और एग सेल के न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होते हैं, और जो है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। सेल डिवीजन में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म, सेल का, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, ठीक है। कोई इंसान 4 रोटी खाता है वो पतला ही रहता है, कोई इंसान 4 रोटी खाता है वो मोटा हो जाता है। मीन्स दोनों का मेटाबॉलिज्म अलग है, ठीक है। किसी का बहुत ज्यादा खाने से पेट बढ़ता है, किसी का थोड़ा सा खाने से पेट बढ़ जाता है। कोई बहुत जल्दी थक जाता है, कोई बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है, कोई बहुत कम वजन उठा सकता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है, हर इंसान का अलग अलग है। वो कौन कंट्रोल करता है? उसका डीएनए कंट्रोल करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल बाय सेंडिंग एमआरएनए इन साइटोसोल, ठीक है। कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी थ्रू डायरेक्टिक सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। वेरिएशन डेवलप ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब जो है हमारा इवोल्यूशन में जो है हमारा डीएनए में कुछ चेंजेस आते जाते हैं, और वो जरूरी भी है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो जो है हमारा डीएनए जो चेंज होता है। उसके बाद आती है बात क्रोमोसोम्स की, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में रहेगा सेल में, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया है। जो हम क्रोमोसोम जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जो है एक क्रोमेटिड है, वहां था क्रोमेटिन, यहाँ होगा क्रोमेटिड, एंड में डी आ जाएगा, डी फॉर डॉग, ठीक है। ये क्रोमेटिड है। 2 क्रोमेटिड जुड़ के एक क्रोमोसोम बनाते हैं और इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये जो रीजन है सेंटर वाला, इसको हम बोलते हैं सेंटोमियर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सेंटोमियर। और यहाँ पर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे, ठीक है। ये एक तरफ चला जाता है, ये एक तरफ चला जाता है। ये हम लोग सेल साइकिल में पढ़ेंगे। एक ह्यूमन सेल हैज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग डीएनए। मैंने आपको बताया था 2.2 मीटर, अगर एग्जैक्टली बोले तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, ठीक है। एक सेल में कितने? 46 क्रोमोसोम। और उन 46 क्रोमोसोम को सीधा कर करके अगर जोड़ दूं तो 2.2 मीटर लॉन्ग वो हो जाएगा, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, बीच में जो एक कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा है इसको हम सेंट्रोमियर होते हैं। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स बाइंड होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, क्रोमेटिन मटेरियल, जो नॉर्मली सेल में जो है क्रोमेटिन एकदम फैला हुआ रहता है, आराम से पड़ा रहता है। जब उसे जो है सेल डिवीजन करना है, ठीक है। मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं, आपके कपड़े जो है बिखरे हुए हैं, कुछ इधर पड़े कुछ इधर पड़े, बट आपको बोल दिया जाए कि जो है अब हमको सेपरेशन करना है, ठीक है। एक रूम में तुम्हारे भाई का एक तरफ अलमीरा में रखना है, बहन का एक तरफ रखना है, तो हम उसे जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो जब डिवीजन का टाइम आएगा तो थोड़ा कंडेंस हो जाएगा प्रॉपरली। हम एक बैग में रखेंगे, भाई अपने बैग में रखेगा, बहन अपने बैग में रखेगी, ठीक है। तो हम कंडेंसेशन कर रहे हैं। 10 क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो क्रोमोसोम क्या है? जो बिखरे हुए कपड़े हैं उसको हम बोल सकते हैं क्रोमेटिन। और वो कपड़ों को ठूस के एक बैग में भर दिया, एक पर्टिकुलर शेप में ला दिया, बैग की शेप में ला दिया, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग इंटरफेज, जब रेस्टिंग फेज है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तब क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। तब क्या दिखेगा हमें सेल में? क्रोमेटिन, फैला हुआ डीएनए, ठीक है। क्योंकि फैला रहेगा तो इजीली उसमें से इंफॉर्मेशन निकलती रहेगी। डिवीजन के टाइम पे, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे उसे थोड़ा बहुत टाइटली कंडेंस किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम वाज ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमिस्टर एंड कार्ल लागेली इन कॉलर मदर सेल ऑफ ट्रेडेसेंशिया, ठीक है।
तो ये जो एक प्लांट है उसमें जो है इन लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया। उसके बाद स्ट्रेसबर्गर डिस्क्राइब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर अपीयर्ड इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम गोज टू स्ट्रेसबर्गर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम तो हमें बोलना है स्ट्रेसबर्गर। टर्म क्रोमोसोम गिवन बाय वेल्डेयर और टर्म क्रोमेटिन वाज सजेस्टेड बाय फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। प्रपोज्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय, सजेस्टेड बाय, कॉइन्ड बाय, सब चीजें अलग अलग है, एकदम वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेसबर्गर, बट क्रोमोसोम टर्म ये नाम किसने दिया? वेल्डियर। क्रोमेटिन वर्ड किसने सजेस्ट किया? फ्लेमिंग ने। ठीक है, सजेस्ट और प्रपोज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों में चल जाएगा। दे आर रॉड शेप। ठीक है, उसका साइज जो है 0.5 to 13 माइक्रोन तक हो सकता है। ट्रिलियम प्लांट है लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है हमको। क्रोमोसोम का अगर स्टडी करना है तो मेटाफोज में सबसे अच्छा दिखाई देगा, बहुत अच्छी तरीके से सेल के बीच में जो है सेल डिवीजन आपने पहले भी पढ़ा होगा। मेटाफेज जो है वो सब क्रोमोसोम सेंटर ऑफ सेल में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं मेटाफेज। तो अगर हमें देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर, अगर हमें क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो कब स्टडी करें? मेटाफेज स्टेज में। ठीक है, जनरली क्रोमोसोम इन प्लांट्स आर लार्जर देन क्रोमोसोम ऑफ एनिमल। प्लांट में क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनिमल में ज्यादा होता है। साइज प्लांट में बड़ा होता है, नंबर एनिमल में ज्यादा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज नो रिलेशन विद एनी स्पेसिफिक फीचर लाइक साइज कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है किसी में ज्यादा क्रोमोसोम है तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा बड़ा होगा साइज में, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कम इंटेलिजेंट होगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो है क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फंजाई है म्यूकोर, उसमें 2 क्रोमोसोम। ठीक है, 2n नंबर, डिप्लॉइड नंबर, हैप्लॉइड नंबर। ठीक है, मेज में 20, वीट में 42। ठीक है, ये टेरिडोफाइट एक प्लांट है, ऑफियोग्लोसम। 1260 1260 क्रोमोसोम इन ए सिंगल सेल। ठीक है, एनिमल्स की बात करें, राउंड वर्म में 2 होते हैं, ड्रोसोफिला। जो फ्रूट फ्लाई, छोटी छोटी मक्खी होती है, बनाना के ऊपर घूमती रहती है, फ्रूट्स के ऊपर घूमती रहती है, उसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, गोरिल्ला में 48, होमोसेपियंस ह्यूमंस में 46 या फिर 23 पेयर्स। ठीक है, एक प्रोटोजोन है होलोकैंथा जिसमें 1600 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, या फिर 800 पेयर्स। ठीक है, तो प्लांट में सबसे ज्यादा इसमें, एनिमल्स में सबसे ज्यादा इसमें, और ह्यूमंस में 46। ठीक है, तो ये याद रखने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा, इस टेबल में से हम याद रख पाए। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम जो 46 क्रोमोसोम अगर हमारे सेल में है तो सारी एक जैसी नहीं होंगी, सबका जो साइज है, शेप है, वो अलग अलग होगा। ठीक है, किसके बेसिस पे? सेंट्रोमियर के बेसिस पे। सेंट्रोमियर क्या था? ये जो सेंटर में हमें दिख रहा है, दिस इज सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्रोमोसोम 4 तरह की होती है। अगर सेंट्रोमियर एकदम कोने में है, टर्मिनल है, तो टीलोसेंट्रिक। अगर एक्रोसेंट्रिक बोले तो टर्मिनल से थोड़ा पहले है, ये व्हाइट वाला है सेंट्रोमियर। अगर एकदम किनारे पे है तो टीलोसेंट्रिक, किनारे से थोड़ा पहले एक्रोसेंट्रिक, एकदम सेंटर में है तो मेटासेंट्रिक। ठीक है, और अगर सेंटर से एक तरफ थोड़ा ज्यादा, एक आर्म थोड़ा बड़ा, एक आर्म थोड़ा छोटा, तो इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, समझ गए? तो टीलोसेंट्रिक में एकदम किनारे पे, एक्रोसेंट्रिक में किनारे से थोड़ा पहले, मेटासेंट्रिक में एकदम सेंटर में, और सब मेटासेंट्रिक से सेंटर से थोड़ा एक तरफ। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म टू शॉर्ट आर्म ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज आर्म रेशियो। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालें, ठीक है, इसमें तो रेशियो निकल ही नहीं सकता, इन तीनों में निकल सकता है, तो उसको हम बोलेंगे आर्म रेशियो। आर्म रेशियो इज मैक्सिमम इन एक्रोसेंट्रिक। रेशियो निकाले तो इसका रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, इसमें तो रेशियो जो है 1 आएगा क्योंकि इक्वल है। ठीक है, समझ गए? तो 4 तरह के क्रोमोसोम्स होंगे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या है? ठीक है, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और बोर्ड के एग्जाम में पूरा का पूरा ये पूछा जाता है डिस्क्राइब, तो ये पूरा पेज हमको बना देना है उसमें। ठीक है,
अगर पूछे डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, एनसीईआरटी के हिसाब से बोर्ड में पूछे या जो हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उससे पूछे, तो ये पूरा हमको डायग्राम के साथ बना देना है, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कैरोटाइप। ठीक है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की स्टडी को बोलते हैं हम लोग कैरोटाइप, और उसकी स्टडी करके जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ईडियोग्राम। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत डिटेल में इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। ठीक है, और इसको हम लोग जीनोटाइप जो है वो समझने के लिए, सेल के स्ट्रक्चर समझने के लिए, इवोल्यूशन समझने के लिए, ठीक है, अगर किसी में बीमारी है कोई तो वो समझने के लिए, कुछ लोगों में क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्टडी करते हैं हम लोग कैरोटाइप का, और फॉरेंसिक स्टडी, ठीक है, वो समझने के लिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं, इसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है कैरोटाइप समझ लिया, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर समझ लिया, क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, प्लांट एंड एनिमल्स में, ठीक है, क्रोमोसोम समझ लिया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस हम लोगों ने इस लेक्चर में समझ लिया। ठीक है, तो ये हमको सेम चीज एनसीईआरटी पढ़ना है। ये जो भी मैं इसमें स्लाइड दिख रहा है, ये स्लाइड्स का आप पीडीएफ भी मेरे से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो में से हमें साफ साफ दिखता नहीं है, तो सेम स्लाइड्स का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ में एक स्लाइड जो है वो एक पेज में आ जाएगी, आप उसको देखते जाइए। जैसे मान लीजिए ये स्लाइड आ गई, इस तरीके से ये स्लाइड दिखेगी, तो आप हेडिंग डालिए न्यूक्लियोलस, ये जो पॉइंट है वो लिखे हैं। अगर डायग्राम बना सकते हैं तो बनाइए, ठीक है, नहीं बनता है तो बाद में जो है अगर प्रिंटर है घर पे तो प्रिंट करके वहां पे चिपका लीजिए। कोशिश करिए कि डायग्राम आप बनाएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पर जाइए, इस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए। इसी पेज में अगर ज्यादा है, ठीक है, आपको लगता है कि बहुत सारा चीजें लिखने का, सर सारी चीजें लिखे, कम चीजें लिखे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसमें से क्या लिखना है। जैसे कि मान लीजिए ये पेज है, इसमें से जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, उन चीजों को आपको लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। जो मैंने हाईलाइट किया है उसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑफ विस्टर, तो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। क्रोमोसोम ऑब्जर्व्ड हाइफन लगाइए, ऑफ विस्टर 1888, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड स्ट्रेस बर्गर। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखना है, वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टर्म क्रोमोसोम गिवन बाय, टर्म क्रोमोसोम हाइफन वेल्डेयर। ठीक है, क्रोमोसोम बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज। तो पॉइंट वाइज कम से कम में लिखना है, जिससे आपको थ्योरी की जैसे, पैराग्राफ के जैसे नहीं बनाने, पॉइंट वाइज नोट्स बनाने। पैराग्राफ बनाएंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो पॉइंट वाइज नोट्स बनाने, हेडिंग डालना है, क्रोमोसोम अगर हेडिंग है तो हेडिंग डालिए, और कम से कम वर्ड यूज करके हमको ये बना देना है। ठीक है, समझ गए।